नाजरीन, मैं सनम एजाज और श्रीनगर के स्टूडियो से आपके साथ अभी तक की लाइव नशरियात में शाम के 4 तो कब के बज चुके हैं और दिन भर की क्या सूरत हाल रही, ये हमारे इस प्रोग्राम की ख़ास रिवायत और सूरत हाल पर नज़र रहती है। और अभी तक की सूरत हाल में बताएं कि कल का दिन संगीन था और कल के इस संगीन दिन में सबसे ज़्यादा संगीनियत हमने डिस्ट्रिक्ट बडगाम में देखी और डिस्ट्रिक्ट बडगाम में कल की तादाद देखी जाए तो 14 के करीब थी। कल के दिन की सूरत हाल में सूरा की लेबॉर्ट्री में सूरत हाल बेहतर थी। जो टेस्ट कल सूरा में हुए बेहतर थे, लेकिन श्रीनगर के चस्ट डिजीज़ हॉस्पिटल की लेबॉर्ट्रीज में जो टेस्ट हुए वहाँ पे सूरत हाल कशीदा ही नहीं बल्कि हंगामा खैज रही और ये सूरत हाल लगातार बनती जा रही है। अभी तक का अपडेट हमारे जो नाज़रीन हैं उन तक हम भी पहुँचाने की कोशिश करेंगे। मेरे दो साथी सईद रूफ और उसके साथ पीर हिलाल हांजोरी और उसके साथ दूसरे मेरे साथियों में से मुजामिल, सब लोग इस वक्त पैनल पर बैठे हुए फ़ोन खड़का रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या कुछ सूरत हाल है। अपडेट जैसे आते आपके पास हम पहुंचाएंगे, लेकिन आपको बताएं कि कल के दिन की सूरत हाल और उस सूरत हाल में एक चीज़ हमें और भी देखने को मिली। श्रीनगर के रंगरेट के इलाके में एक फैक्ट्री में काम चल रहा था। काम चलते हुए वहाँ पे कल जब टेस्ट हुए तो बड़ी 1 दर्जन के करीब वहाँ पे लोग पॉजिटिव आए। और काम चलते हुए की बात करें तो यहाँ पे कई सवाल खड़ा होते हैं। दुनिया को काम करने की इजाज़त नहीं, किसी को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं, लेकिन फैक्ट्री में ये लोग जो काम करे थे ये कहाँ से करे थे? क्या एडमिनिस्ट्रेशन की उस पर नज़र नहीं थी? पुलिस देख नहीं रही थी? इंतज़ामिया को कुछ पता नहीं था? क्या कान बंद किए हुए थे? ये वो मामला जो थोड़ा सा सरकार के कटघरे में सरकार को खड़ा करती है, एडमिनिस्ट्रेशन को खड़ा करती है। आम लोगों की बात करें, आम हम में आप में अक्सर हमें देखने को मिला है कि पास एक बड़ी परेशानी बनती जा रही है। अक्सर जगहों पे हमने देखा कि जो मजबूर होते हैं उनको भी पास नहीं मिलता है और पास देने वाला इतनी खुंदा करता है कि उस जो पास लेने वाला है उसको अपने सारे आबाब याद आ जाते हैं। लेकिन ये पास और यहाँ काम करने की इजाज़त किसकी इजाज़त से मिली है ये हमें मालूम नहीं हो सका है, क्योंकि जब बात ऐसी हो जाती है तब बताता कोई नहीं है कि मैंने किया, उसने किया, इसने किया। फ़िलहाल इस पर सवाल ज़रा बड़ा ही खड़ा हुआ है। और आपको पास की जब बात करें तो मीडिया को भी कश्मीर में पास नहीं दिए जा रहे और मीडिया को पास क्यों नहीं दिए जा रहे, ये सवाल हमने बहस की, हमने इस पर बात जानने की कोशिश की कि क्या हुआ। मालूम यही हुआ कि मीडिया असल हक़ाइक़ आवाम तक पहुँचा रहा है, कहाँ लूप होल्स हैं उनको आवाम तक पहुंचा रहा है और सरकार के कुछ लोग जो हैं वो नहीं चाहते हैं कि आवाम तक सच्चे हक़ाइक़ जो है वो पहुंच पाए और शायद यही वजह है कि पासेस मीडिया को भी नहीं दिए जा रहे। हमने पिछले 3 दिनों से कोशिश कर रहे हैं कि हमें पासेस दिए जाएं। हमारे जो साथी हैं, रिपोर्टर हमारे हैं, हमारे कैमरा के साथी हैं, हमारे क्रू मेंबर्स हैं, उनको भी पासेस दिए जाएं। लेकिन ये पास है कि कार्य सर दर्द है और पासपोर्ट से ज़्यादा इसके लिए परेशानी कर रखी। फिर हमें ये भी बताया गया कि हमारे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को पासेस दिए गए हैं हमारे लिए। हमने भी वहाँ पर भी जानने की कोशिश की, वहाँ पर रखने की कोशिश की, लेकिन वहाँ भी यही मालूम हुआ कि अभी इस गंगा में पानी और बहना है, अभी हमें और पापड़ झेलने हैं, अभी पासेस हमें दिए नहीं गई है। और वो भी एक बड़ी वजह है कि हम ज़मीनी हक़ाइक़ आवाम तक नहीं पहुँचा सकते हैं। लेकिन सरकार के जो बयानात आते हैं उन्हीं बयानात की हम अक्कासी करते हुए आपको बताते चले कि सरकार का बयान है कि 30,000 के करीब मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से कश्मीरियों को लाया गया है। अब ये 30,000 लाए गए हैं और इनमें आपको याद दिलाना चाहेंगे कल 150 से ऊपर स्टूडेंट्स को बांग्लादेश से लाया गया। बाकी 30,000 में अगर 150 निकाला गया जिनको हम देखा तो उससे पहले हमने देखा करीबन 400 मजदूरों को लाया गया। बाकी ये 30,000 कहाँ से लाए गए हैं, ये सरकार के खाते से हमें तो मालूम नहीं हो सका है। हम भी कुछ जगहों पर गए थे, ये 30,000 का जो हिंसा है हमें कहीं पार होते हुए नज़र नहीं आया। अगर ये हिंसा पार हुआ होता तो फिर जम्मू में कश्मीरियों की हाहाकार नहीं मची होती, फिर दिल्ली में लोग आज भी परेशान नहीं होते। दिल्ली में इलाज करने के लिए जो लोग गए हैं वो भी हमें लगातार सुबह से शाम तक फ़ोन नहीं करते। जालंधर से हमें फ़ोन नहीं आता, हमें पंजाब या दूसरी रियासतों से फ़ोन नहीं आता, महाराष्ट्र से हमें, मुंबई से हमें फ़ोन नहीं आता। शायद ये 30,000 के आंकड़े में वो भी आते। और अगर 30,000 का आंकड़ा वाकई में आ चुका है तो फिर वो लोग क्यों नहीं लाए गए जो प्रायोरिटी में, जिनकी मेडिकल एमरजेंसीज हैं। ये वो सवाल, क्योंकि सवाल आज भी एक और हमारे सामने आया। हमें दिल्ली से एक बच्चे ने फ़ोन किया, उसने बताया कि उन्हें दिल्ली में परेशानी है, वो स्टूडेंट हैं, कश्मीर घर जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं सकते हैं। वजह उन्होंने जो बताई
वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके साथ उसकी फैमिली से एक मेंबर ने भी हमें कांटेक्ट किया और उन्होंने हमें बताया कि दिल्ली में उन्हें इंतज़ामिया कह रही है कि आपको पास तो हम दे देंगे, लेकिन आपको गाड़ी खुद देखनी पड़ेगी। अब पास लेने के बाद, कश्मीर ट्रैवल करने के बाद, ये बच्चा जो स्टूडेंट है ये कहाँ से गाड़ी देखेगा? कहा जाता है कि आप अपने ग्रुप्स बनाओ और ढूंढो कौन किधर है, उसके बाद पास आपको मिलेंगे, फिर आप अपनी वादी अपने घर जा सकते हैं। बारामूला से एक फैमिली के मेंबर्स ने हमें कॉल किया, उन्होंने बताया कि उनका बच्चा दिल्ली में है, लेकिन उसको बताया जाता है कि अब अपनी गाड़ी देखिए। अब ये बच्चा पढ़ने वहाँ गया है या कोई और काम करने, ये शायद इंतज़ामिया ही बता सकती है, क्योंकि बच्चा जो होता है उम्र के उस हिस्से में होता है जहाँ उसको इस सारी चीज़ों का पता नहीं होता है और ऐसी क्राइसिस में वो मैनेज नहीं कर सकता है। वहाँ वेलफेयर स्टेट की जिम्मेदारी होती है। ज़रा आपको पहले हम दिखाते हैं बारामूला से हमें जो कॉल आई है उसकी फैमिली के लोग क्या कहते हैं। एक्चुअली मेरी छोटी सिस्टर दिल्ली में स्टक है। तो अब उनका लिस्ट वगैरह निकला था ना जी, तो उन्होंने इससे लिखा था मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, बसेस वगैरह या मिनी बसेस वो सब किया था। लेकिन अभी आप इनको बोल रहे हैं वो लोग कि आपको जो मतलब अपनी प्राइवेट गाड़ियाँ आप खुद ही करो अरेंज, हम आपको सिर्फ पास दे सकते हैं, बाकी आप बसेस वगैरह अरेंज करो खुद। सर वो दिल्ली में है। अब वहाँ पे बच्चों को बोला, अब मेरी 2-3 बच्चों से, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स है उनके भी छोटे भाई बहन वहाँ है, अब मेरी उनसे भी बात हुई, इन्होंने इनको बोला आप ग्रुप्स करो और एक बच्चा क्या या एक बच्चा या कोई लड़का या कोई अपनी गाड़ी करेगा, तो फिर आप आपस में कुछ करके ग्रुपिंग करके फिर उस गाड़ी में चले जाओ जम्मू तक। जम्मू से आपको स्टेट का ट्रांसपोर्ट आ जाएगा या कुछ, यहाँ से हम सिर्फ आपको पासेस दे सकते हैं, बाकी आप। ये रिकॉर्डेड कॉल थी, कुछ देर पहले हमारे पास आई हुई थी। बारामूला से बच्चा हमें कॉल करा था और साफ जाहिर है दिल्ली में इनकी फैमिली का मेंबर है, वो पढ़ने वहाँ गया है। अब उसको बताया जा रहा है, इंतज़ामिया दिल्ली में बता रही है कि हम पास तो हमारे पास है, लेकिन पास के अलावा आपको गाड़ी अपने लिए खुद देखनी होगी। अब सरकार के खाते में बताया जाता है 30,000 लाए जा चुके हैं, वो किस में लाए गए? क्या उन्हें भी पास दिए गए थे? सरकार का है कि वो बाज़ाब्ता तौर पे एक प्रॉपर अरेंजमेंट के ज़रिए आए। ये 30,000 जो आए हमें देखे नहीं हैं, हमें मालूम नहीं हो सका है, हो सकता है आए मत हूँ, कहीं से हवा में उड़ के इतना आए हूँ, ये वो मामला। लेकिन हम दूसरे मामलों पे, पास के साथ ही जुड़ा मामला है। बांडीपोरा में पुलिस ने आज एक कार्रवाई की है और बांडीपोरा पुलिस ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दावा किया है कि उन्होंने 4 लोगों को पकड़ा है। ये 4 लोगों में से 2 का ताल्लुक कुलगाम से है, 2 बांडीपोरा से है और इन 4 लोगों से करीबन 2 लाख से 5 लाख के करीब जो रकम है नकली नोटों की पकड़ी गई है। कुछ उनने वहाँ पे प्रिंटर पकड़े हैं, कुछ वो बाकी जो गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, वो भी उनसे जब्त किए हैं और 200 के और 500 के नोट यहाँ पकड़े हैं, उनसे जब्त किए हैं। यानी फेक करेंसी का रैकेट बांडीपोरा में चल रहा था। ये बांडीपोरा के एसएसपी राहुल मलिक का दावा है। 200 से 500 रुपए की करेंसी के नोट उन्हें पकड़े और इसी दावे के साथ बताता चलूं कि बात पहले बांडीपोरा की जाती है। कुलगाम और बांडीपोरा के आपस के कनेक्शन है। कुलगाम के हवाले से हमें लगातार जो हम एक स्टोरी पे रिसर्च करें और स्टोरी के रिसर्च के दौरान हमें ये भी खबरें कुलगाम से आ रही हैं कि कुलगाम में सूरत-ए-हाल काफ़ी तशवीशनाक है। ख़ासतौर पे ड्रग माफिया कुलगाम में बहुत ज़्यादा सरगर्म है। वहाँ कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा नौजवान तबका जो है अब ड्रग्स में मुलविस हो चुका है और यही एक रीज़न भी हो सकता है कि वहाँ पे अब ये रैकेट्स जो है कहीं ना कहीं इसके पीछे ड्रग माफिया का ज़रूर हाथ होता है। और कुलगाम के हवाले से जो कुछ भी हमारे पास आ रहा है हम उस पर वर्कआउट कर रहे हैं। जैसे वो पूरी स्टोरी हमें कंपाइल होगी, कुछ हमने स्टिंग ऑपरेशन भी उस पर किए हुए हैं, उन्हीं स्टिंग ऑपरेशन को हम कंपाइल कर रहे हैं और हम आपको वो स्टोरी बताएंगे। रोंगटे खड़े कर देने वाली वो खबर जो है कुलगाम से आएगी, क्योंकि वहाँ यही मालूम हुआ कि हर दूसरे घर में कोई न कोई ड्रगिस्ट है, कोई न कोई ड्रग एडिक्ट है। 16 साल का बच्चा भी है और 30 साल का नौजवान भी है। वहाँ ये सूरत-ए-हाल है और वहाँ की इंतज़ामिया, वहाँ की पुलिस क्या कर रही है? कुछ लोगों से हमने पूछा था, कुछ लोगों से हमने इस ऑपरेशन के दौरान मालूम किया, तो मालूम यही हुआ कि वहाँ इंतज़ामिया जानती है लेकिन कार्रवाई नहीं करती है। ये कुलगाम की बात हम आपको बता रहे हैं। इस पूरी खबर पे हम आ रहे हैं, जल्दी आएंगे। पूरा जब वो स्टोरी कंपाइल हो जाएगी तो हम आ ही जाएंगे आपको। लेकिन आपको बताएं कि दिलदोज हादसा वाथूरा के इलाके में हुआ है। वाथूरा श्रीनगर का नज़दीकी इलाका, चाडूरा का इलाका, और चाडूरा के इलाके में गुलाम हसन वानी जो है वो वहाँ कल शाम को घर से निकला था, नाले दूध गंगा में जा गिरा।
उसमें डूब गया है, खबर है कि उसमें गिर गया है। और उसके बाद वहाँ पे लोकल जो रेस्क्यू टीम्स हैं, लोकल ने रेस्क्यू किया, वो भी वहाँ पे आए। रेस्क्यू आज दोपहर तक जारी था, लेकिन रेस्क्यू नहीं हो सका है। और वहाँ पे मुकामी लीडर और ख़ासतौर पर PDP के सीनियर लीडर मोहम्मद यासीन भी वहाँ पहुँचे हुए थे। और मोहम्मद यासीन ने यहाँ रेस्क्यू के दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने की अपील भी की। वहीं उन्होंने इंतज़ामिया से ये भी अपील की कि यहाँ पे माहिर गोताखोरों को भेजा जाए, ताकि इस मैयत को, या डूब चुका है या वो ज़िंदा है, किस हाल में है, पानी में मर चुका है, ज़िंदा है, तो उसको निकालने के लिए इकदाम उठाए जाएँ। लोकल लेवल पे वहाँ इकदाम उठाए जा रहे हैं। पुलिस वहाँ पे पहुँची हुई है, पुलिस भी काम कर रही है। लेकिन वहाँ मोहम्मद यासीन ने इंतज़ामिया से अपील की कि यहाँ पे लाया जाए माहिर गोताखोरों को। अपील हम आपको दिखाते हैं मोहम्मद यासीन की। एक शख्स गुलाम हसन वानी नाम के 55 साल घर से निकला तो उनके लवाकिन का कहना है कि वो नाले दूध गंगा में डूब गया। तो जो ही ये लोगों के नोटिस में आया, लोगों ने वहाँ पे जाकर ज़बरदस्त कोशिश की। तो उसके बाद मेरे नोटिस में भी आया, तो मैं भी बहसते इंसान, वहाँ पे पहले इंसानियत का मामला है क्योंकि एक जान का मामला है, तो मैं भी वहाँ पे गया। मौके पर जो ही मैं पहुँचा तो ऑलरेडी SHO चाडोरा ने वहाँ पे अपनी पार्टी भेजी थी, SDPO साहब ने अपनी पार्टी भेजी थी, और तहसील एडमिनिस्ट्रेशन भी वहाँ पे मुझे नज़र आई। तो उसके बाद मैंने तहसीलदार चाडोरा से बात किया, SHO चाडोरा से बात किया, तो उन्होंने मुझे यकीन दहानी दी कि 15 मिनट के अंदर अंदर वहाँ पे SDRF की टीम पहुँचेंगी। तो बस वही कोई 15-16 मिनट के बाद SDRF के एक टीम वहाँ पहुँचे हैं, तो जो इस वक्त इस कोशिश में लगे हैं। और ऑलरेडी जो लोकल वाथोरा के लोकल बाशिंदे हैं वो भी लगे हैं इस काम के साथ, SDRF के टीम भी लगे हैं। लेकिन अभी तक लाश 2 बजे 30 मिनट तक मैं वहाँ पे बजाज खुद मौजूद था, 2 बजे 30 मिनट तक वहाँ हमें लाश नहीं मिला। मैं मोदिबाना गुजारिश डिप्टी कमिश्नर बडगाम से करता हूँ कि इस वक्त जितने भी महकमे इस काम के साथ मुंसलिक है, जो इस काम में एक्सपर्ट है, उनको वहाँ जल्द अज जल्द रवाना किया जाए और वहाँ पे इमीडिएट कम से कम 2-3 हाउस बोट रवाना किया जाए, ताकि ये जो लाश लवाकिन के कहने के मुताबिक नाले दूध गंगा में गई, वो लाश उनके लवाकिन को मिले और इलाके में सुकून पैदा हो जाए। शुक्रिया जाहिद मलिक। मोहम्मद यासीन हमें बता रहे थे चाडूरा के बाथुरा इलाके में नौजवान जो एक 50 साल का शख्स है, गुलाम हसन वानी उसका नाम, ये कल सुबह नाले दूध गंगा में जा गिरा था। और अब इनने अपील की कि वहाँ रेस्क्यू इमदादी टीमें जो हैं, जो रेस्क्यू टीमें हैं, उनको लाया जाए, माहिर गोताखोरों को यहाँ भेजा जाए। लेकिन अपने नाज़रीन को बताएं कि आप देख रहे हैं लाइव नशियात श्रीनगर के स्टूडियो से। मैं आपके साथ सनम एजाज, और दिन भर के अपडेट का आपको बड़ा ही इंतज़ार होगा। मेरे भी साथी लगे हुए काम पे, अभी तक हमें अपडेट नहीं आया है, कोई भी बताया जाता है। अभी कुछ देर पहले मैंने की थी बात सिक्किम्स में, वहाँ बताया गया कि करीबन आज 1200 लोग उन्होंने टेस्ट रखे हुए थे, टेस्ट उनके पास होने हैं और उन्हीं टेस्ट को कंपाइल वो कर रहे हैं। और इस तरह चस डिजीज हॉस्पिटल में भी बताया गया कि 1000 के करीब आज टेस्ट होने हैं। तो ये सारा जो है अभी उनका डाटा हमारे पास कंपाइल होकर नहीं आ रहा है। लगातार मेरे साथी जो हैं वो इस काम पे लगे हैं। लेकिन टेस्ट की अगर बात करें तो एक जो केस है उसने हम सबको हिला के रखा है। परसों श्रीनगर में एक नौजवान की मौत वाक़ा हुई, उसने श्रीनगर को हिला के रख दिया। लेकिन कल जो कुछ भी चाडूरा के इलाके में हुआ है उसने हमारे सिस्टम को हिला के रखा है कोविड के हवाले से। कुछ लोग कहते हैं कि कोविड को साथ लेके अब चलना पड़ेगा क्योंकि लंबी लड़ाई है। लेकिन कल जो कुछ भी हुआ, 2 तारीख का वाक़ा होता है, चाडूरा की खातून बीमार हो जाती है, उसका हिप में पेन होती है, राइट हिप में पेन होने की वजह से वो चाडूरा के अस्पताल जाती है। वहाँ डॉक्टर उसे देखते हैं, एक्सरे करते हैं, उसके टेस्ट लिए जाते हैं और उसके बाद जब एक्सरे वगैरह देखा जाता है तो उसको सर्जरी का मशवरा दिया जाता है। और सर्जरी का मशवरा दिए जाने के बाद उसको बताया जाता है कि ये ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम है, इसके लिए आपको बर्जुला अस्पताल में एडमिट होना पड़ेगा। ये खातून बर्जुला अस्पताल में जाती है। 2 मई की बात है। 2 मई को इसका टेस्ट वगैरह 3 तक होते हैं। 3 को इसको बताया जाता है कि आपको बर्जुला अस्पताल जाना पड़ेगा। ये खातून बर्जुला अस्पताल जाती है
और बर्ज़िला अस्पताल में भी इसको दाखिल किया जाता है। वहाँ इसको बाज़ाब्ता तौर पर सर्जरी के लिए वगैरह बताया जाता है, और उसको बताया जाता है कि सर्जरी पर जाने से पहले रूटीन में आपका कोविड का टेस्ट किया जाएगा, पॉजिटिव है नेगेटिव है टेस्ट किया जाएगा। लेकिन किस्मत की सितमज़री थी कि टेस्ट होता है, और ये खातून जिसकी ना कोई हिस्ट्री है ना कोई कंटैक्ट है, उसके बकौल जो बताती है कुछ नहीं, ये पॉजिटिव करार पाती है। और इस पॉजिटिव ने सबको हिला के रखा है। चाडूरा के अस्पताल को हिला के रखा है, श्रीनगर के बर्ज़िला के अस्पताल को रखा गया है, ऑर्थोपेडिक अस्पताल को भी हिला के रखा हुआ है। और हिलाने की वजह साफ जाहिर है इस खातून का रूटीन में हुआ है। चाडूरा में जिन डॉक्टरों ने देखा उनके पास कोई भी जो प्रोटेक्टिव गियर है वो नहीं है, और श्रीनगर के बर्ज़िला अस्पताल में भी डॉक्टरों का यही हाल है। सरकार ने प्रोटेक्टिव गियर सिर्फ उन जगहों पे ज़्यादातर दे रखे हैं जो वहाँ पे कोविड के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया जाता है। श्रीनगर के SMHS में है, चेस्ट डिजीज़ हॉस्पिटल में है, श्रीनगर के JVC में है, श्रीनगर के SCMS में है, और बाकी जो वैली में कोविड हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं वहाँ प्रोटेक्टिव गियर डॉक्टरों के पास नहीं है। चाडूरा में भी नहीं है, बताया यही हमें गया है। बर्ज़िला के अस्पताल में भी नहीं है, फ्रंट लाइन पे जो डॉक्टर्स हैं उनके पास नहीं है इनमें। अब यहाँ पे ये सवाल दो खड़े होते हैं। सवाल एक, चाडूरा में इस खातून को किस किस लैब टेक्नीशियन ने देखा, टेस्ट किया, किस किस एक्सरे टेक्नीशियन ने इसका एक्सरे किया, किस किस डॉक्टर ने इसको देखा, किस किस मेडिकेट ने इसको देखा, किस किस कैंटीन से इसने दवाई लाई, ये सब कुछ कैंटीन में जो कुछ भी हुआ वहाँ बैठी, इसके पास कौन कौन बैठा, वो लाइन जो है ब्रेक द चेन की बात नहीं, वो चेन कितनी चाडूरा अस्पताल में लंबी हो गई। उसके बाद अब ये घर से निकली, श्रीनगर 2 दिन चाडूरा हॉस्पिटल गई, और तीसरे दिन ये श्रीनगर के बर्ज़िला हॉस्पिटल गई। बर्ज़िला अस्पताल में OPD में कितना रश था, वहाँ ये लाइन में खड़ी रही या बाहर रही तो कितने लोगों से मिली, अंदर डॉक्टर के पास भी मिली, और डॉक्टर के बाद ये वहाँ कुछ और लोगों से भी मिली होगी। और ये लंबी चेन जो है बर्ज़िला अस्पताल से लेकर चाडूरा तक जाते जाते कहते हैं कि ये दरियाए जहलम की तरह लंबी होती जा रही है। और जब ये लंबी चेन होगी तो आगे के कनेक्शन जो हैं, कंटैक्ट्स जो हैं, वो कितने लंबे होंगे और कितने सरदर्द वाले होंगे, ये एक सवाल। और इस सवाल में श्रीनगर के अस्पतालों की बात करें, डॉक्टरों की बात करें, प्रोटेक्टिव गियर उनके पास, वो पहले भी इल्ज़ाम लगाते रहे कि ये प्रोटेक्टिव गियर सही नहीं है, लेकिन अब सबको नहीं दिए गए हैं। अब बर्ज़िला अस्पताल के डॉक्टरों के पास भी प्रोटेक्टिव गियर नहीं है, चाडूरा अस्पताल के डॉक्टरों के पास भी प्रोटेक्टिव गियर नहीं है। तो चाडूरा के अस्पताल को क्या बंद किया जाना पड़ेगा? क्या सभी डॉक्टर्स को क्वारंटीन जाना पड़ेगा? क्योंकि डॉक्टर ने एक पहले ट्रीटमेंट इसका किया होगा, उसके बाद वो दूसरों को भी, पेशेंट्स को भी उसने ट्रीटमेंट किया होगा, उसके बाद वो अपने डॉक्टर्स को लीग जो दूसरे उनके पास भी बैठा होगा, हो सकता है इफ्तारी भी उनके साथ बैठ के खाई होगी। तो कुल मिला के ये चेन जो है चाडूरा से शुरू होते खन्नाबल से लेके खादिनियार तक तो नहीं पहुंच रही है, ये लंबी चेन। और उसी चेन में प्रोटेक्टिव गियर्स की बात ज़रूरी है, क्योंकि हमारे ये फ्रंट लाइन डॉक्टर्स जो है इनके पास अगर इक्विपमेंट नहीं होगा, अगर इनको आज भी बोला जाएगा कि जुगाड़ी सिस्टम चलाइएगा, तो ये फिर सिस्टम पर सवाल बहुत खड़े होंगे। ये सिस्टम की बात, और उसी सिस्टम के साथ साथ आपको बताते चले नाज़रीन कि क्वारंटीन सेंटर्स में भी सूरत हाल कुछ उसी तरह की है। कल जो बाहर से स्टूडेंट्स लाए गए उनको श्रीनगर के मुख्तलिफ क्वारंटीन सेंटर्स में रखा गया, और श्रीनगर में जो कुछ सूरत हाल है कदरे बेहतर है। क्वारंटीन सेंटर्स में इंतज़ामिया वहाँ पहुँचती भी है, लेकिन EDI पांपोर के क्वारंटीन सेंटर पर पिछली बार भी सवाल उठा था, आज भी फिर हुआ है, क्योंकि कुपवाड़ा के जो स्टूडेंट्स हैं जिनको कल बांग्लादेश से लाया गया या बाकी लोग हैं, उन्हें EDI पांपोर में रखा गया है। और EDI पांपोर में हमें कुछ बच्चों ने बताया कि उन्हें कल से लेकर अभी तक ना सहरी दी गई, ना कल शाम को इफ्तारी दी गई। आज सुबह 9 बजे के करीब चाय की केटल मैदान में रखी गई, और उसके बाद उन्हें बताया गया कि चाय की केटल ले जाइए और ख़ुद खाइए, पीजिए, पी लीजिए, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। वहाँ पे क्या सूरत हाल है? पिछले दिनों जो क्वारंटीन सेंटर EDI का था, वहाँ लोगों ने इल्ज़ाम लगाया था कि वहाँ पे उन्हें पॉजिटिव किया जाता है। लोग वहाँ पॉजिटिव नहीं होते, लेकिन क्वारंटीन सेंटर में बाज़ाब्ता तौर पे पुलवामा के एडमिनिस्ट्रेशन किसी साजिश के तहत उनको पॉजिटिव करिए, ये लोगों ने तब इल्ज़ाम आयद किया था। बहुत से लोगों ने हमें बताया कि वहाँ पे उन्हें बाज़ाब्ता तौर पे ला के पॉजिटिव किया जाता है। और अब ये बच्चे वहाँ जो रखे गए हैं, जो बांग्लादेश से आए हैं, साफ पाक फ़िलहाल वो अपने आप को कहते हैं, क्वारंटीन सेंटर में सिर्फ एहतियाती तौर पर इनको रखा गया है, लेकिन वहाँ पे इंतज़ामात न होने के बराबरी नहीं, कहते हैं कि बिल्कुल नहीं है, कुछ भी इंतज़ाम नहीं है। कल वो वहाँ पे पहुँचे हैं, कल 5 बजे से लेके अभी तक, अभी करीबन 3 बजे शाम तक उनके पास कोई नहीं आया था, उनको खाने को नहीं दिया गया था। ये वो सवाल जो हम
इंतज़ामिया तक पहुंचाना चाहते हैं और शायद इंतज़ामिया इसी वजह से मीडिया को पासेस भी नहीं दे रही है, क्योंकि मोबाइल बंद हैं, इंटरनेट बंद है, सब चीज़ें बंद हैं। मीडिया ही एक बाहर जाके लोगों की बात करता था, तो शायद ये भी एक वजह कि पासेस मीडिया को इसी वजह से नहीं दिए जा रहे, ताकि हम अंदर की बात न जान सकें। और अंदर की बात ईडीआई पामपोर से यही है कि वहाँ पे परेशान हैं बच्चे, और जालंधर में भी परेशान हैं। जालंधर में स्टूडेंट परेशान हैं। मुंबई से खातून एक ने अपील करते हुए, गिड़गिड़ाते हुए हमें बताया कि रियासती सरकार तक ये बात पहुंचाई जाए कि उनके लिए खसूसी इंतज़ामात ना सही, लेकिन कम अज़ कम रेल के इंतज़ामात तो इस वक्त मरकज़ी सरकार ने शुरू किए हैं, उसी रेल में उनको भी जगह दी जानी चाहिए ताकि वो घर आ सकें। वो अपना पैसा खर्च करेंगे, खातून ने बताया। और उसने ये भी बताया कि वो शुगर की भी मरीज़ है, ब्लड प्रेशर की भी मरीज़ है, उसके साथ साथ उसको एक और बीमारी भी है, उसी का इलाज कराने के लिए वो महाराष्ट्र मुंबई आई हुई थी, लेकिन अब वापस जाने के लिए परेशानी है। 10 बाय 10 के कमरे में रहती है, और वहाँ पे जब अंदर उस कमरे में रहना, दिन में जब टेम्परेचर 35 से 38 और 40 के दरमियान हो, साफ जाहिर है बहुत ही तबाहकुन नहीं कहेंगे बल्कि परेशान कुन टेम्परेचर होता है, और यूजुअली कश्मीरी को इसकी आदत नहीं है। ये वो कुछ मुद्दे हैं जिन पे हम बात ज़रूर करना चाहते हैं, अरबाब इक़दार तक पहुंचाना चाहते हैं। और अरबाब इक़दार में भी हम कहते हैं कि ट्वीट से ही सब कुछ नहीं चलता है। ट्वीट तो हर कोई कर सकता है, आजकल सोशल मीडिया किसी के पास भी है। सरकार को ट्वीट्स के बजाय बात करनी चाहिए, ग्राउंड पे करना चाहिए। अगर श्रीनगर के सिविल सेक्रेटरीट को कल क्वारंटीन किया जा सकता है, पूरी मशीनरी को वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को लगाया जा सकता है, तो फिर बाकी जगहों के हालात को क्यों नहीं सुधारा जा सकता है। और रंगरेट की फैक्ट्री में जो लोग काम कर रहे थे उनको परमिशन किसने दिया था, सरकार इसकी भी थोड़ी तहकीकात करे। जम्मू से कश्मीर के एक जाना माना बिजनेसमैन कश्मीर आया था, बिना इजाज़त के आया था, उस पर FIR भी दर्ज किया गया, उसको क्वारंटीन भी किया गया। लेकिन जो श्रीनगर के इस फैक्ट्री में काम कर रहे थे उन लोगों को पास किसने दिया था काम करने का, ये भी सरकार से पूछा जा सकता है। और पूछते हुए हम आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। फ़िलहाल अभी तक का आज का ये प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। मुझे मेरे साथी जाहिद मलिक, समीर वानी, मुजम्मिल और दूसरे साथियों के साथ दीजिए इजाज़त। रब कायनात की रही मर्ज़ी, आपसे फिर करेंगे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।